झूठा इल्जाम। दिव्या कुछ बोल पाए उससे पहले उस आदमी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, चले जाओ तुम लोग यहां से। इससे पहले विशाल और दिव्या आगे कुछ बोल पाते, उस आदमी ने दरवाजा उनके मुंह पर मारकर बंद कर दिया। विशाल और दिव्या ने हैरानी में एक दूसरे को देखा। तभी उनके पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। विशाल और दिव्या ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। विशाल और दिव्या हैरानी में देखते रहे। हर बार पीटने की आवाज बढ़ती ही जाती है। तभी अचानक से एक डरावनी सी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत के सारे बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के गड्ढे बड़े और काले हैं, गाल की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उस औरत ने विशाल और दिव्या को देखा और अचानक दिव्या का गला पकड़कर दबाने लगी। तूने मारा है मेरे बेटे को, आज मैं तुझे मार दूंगी। दिव्या का दम घुटने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। तभी विशाल ने उस बूढ़ी औरत से दिव्या को छुड़वाया। दिव्या खांसती हुई जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत ने विशाल को देखकर कहा, करण, तुम आ गए बेटे। विशाल उस बूढ़ी औरत की आंखों से बह रहे आंसू देखने लगा। बिखरे बाल, पथराई आंखें, झुर्रियों से भरपूर चेहरा। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो उसने जीने की उम्मीद कब की छोड़ दी हो। तभी वो बुजुर्ग आदमी वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो कामिनी, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, वो आवारा कमसर्फ कब का मर गया। उस आदमी ने बूढ़ी औरत को घर के अंदर खींचा और इससे पहले विशाल या दिव्या कुछ और बोल पाए, उसने एक बार फिर दरवाजा इनके मुंह पर मारकर बंद कर दिया। विशाल और दिव्या समझ चुके हैं कि उनको करण के मां बाप से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दिव्या ने चिंता जताते हुए पूछा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि करण पर वेदिका ने वो घिनौना इल्जाम कहां लगाया था। विशाल सोच में पड़ गया और उसने कहा, अब एक ही जगह है जहां से हमें इस बारे में कुछ पता चल सकता है, द्वारका पुलिस स्टेशन। विशाल और दिव्या द्वारका पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। हर तरफ खाकी में या तो पुलिस वाले हैं या आम कपड़ों में अपराधी। दिव्या थोड़ी घबरा जाती है। वो विशाल का हाथ पकड़ लेती है। विशाल, ये लोग हमें क्यों बताएंगे कुछ भी? विशाल कहता है, कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। दोनों एक टेबल के पास पहुंचते हैं और विशाल एक रौबीली आवाज में बोलता है, ये यूनिफॉर्म शर्ट पैंट से बाहर क्यों है? टेबल की दूसरी तरफ बैठा हवलदार हैरानी से देखता है। उससे ज्यादा हैरानी से दिव्या विशाल को देखती है। पुलिस वाला विशाल को गौर से देखता है। विशाल उसी रौबीली आवाज में बोलता है, बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ और अपनी यूनिफॉर्म ठीक करो। पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और जल्दी से यूनिफॉर्म ठीक करने लगता है। वहीं विशाल वहां पर रखी हुई फाइल्स को पलट कर देखने लगता है। तभी पुलिस वाला धीमी आवाज में पूछता है, आप कौन है सर? विशाल फाइल्स को नीचे रखते हुए कहता है, स्पेशल ब्रांच। वो पुलिस वाला तुरंत सैल्यूट मारता है। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है ये सब देखकर। विशाल पुलिस वाले से कहता है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो रेप केस में करण आहूजा ने आत्महत्या कर ली थी, वो वाकया कहां हुआ था? पुलिस वाला सीना तान कर बोलता है, जनाब, वो कांड सिटी विलेज रिजॉर्ट में हुआ था, यहीं द्वारका में। विशाल कहता है, अच्छा,
और रौबीली अंदाज से मुड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन वापस पलटकर पूछता है, कमरा नंबर क्या था? पुलिस वाला बोलता है, जनाब कमरा नंबर 505। विशाल कहता है, शाबाश, और मुड़कर बाहर की तरफ निकल जाता है। वो पुलिस वाला तुरंत सलूट मारता है। दिव्या भी विशाल के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है। विशाल बाहर आकर राहत की सांस लेता है। तभी दिव्या हैरानी में बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पुलिस वाले हो। विशाल हैरान नजरों से दिव्या की तरफ देखता है। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, एक जले हुए होटल का रिसेप्शनिस्ट हूं। दिव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। तो तुमने नाटक किया? विशाल उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाता है। इससे पहले उनको पता चले, यहां से सटक लेते हैं। विशाल और दिव्या की अगली मंजिल होती है सिटी विलेज रिजॉर्ट, द्वारका, नई दिल्ली। रिजॉर्ट पहुंचते ही दिव्या और विशाल सीधा रिजॉर्ट के मैनेजर के पास जाते हैं। हमें आपके रिजॉर्ट के रूम नंबर 505 में रुकना है, विशाल ने मैनेजर से कहा। मैनेजर ने विशाल और दिव्या की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, सॉरी सर, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आपको उसी कमरे में क्यों रुकना है? मैनेजर की बात सुनकर विशाल कुछ बोले इससे पहले ही दिव्या ने कहा, क्योंकि 505 मेरा लकी नंबर है। दिव्या की बात सुनते ही मैनेजर ने कमरा नंबर 505 की चाबी विशाल के हाथों में दे दी। विशाल के हाथों में चाबी आते ही जैसे मानो पूरे रिजॉर्ट का माहौल बदल गया हो। काले काले बादल पूरे आसमान में छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी देर पहले जहां खिली हुई धूप निकली थी, वहां ऐसा लग रहा है मानो कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। एक ठंडी हवा का झोंका हवा में घुल गया। इतना खतरनाक माहौल देखकर मैनेजर भी डर गया। उसने विशाल और दिव्या को बोला, वो कमरा थोड़ा खतरनाक है, यहां सबका मानना है कमरा नंबर 505 हॉन्टेड है। विशाल मुस्कुराकर बोलता है, हम लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। दिव्या भी बोलती है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तभी बाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, ये तो ओवर एक्टिंग करती है, हंसा देगी तुम्हें। तभी दाएं कान में मुरली फुसफुसाता है, जिस काम के लिए आए हो जल्दी कर लो, मुझे भूत प्रेत से वैसे भी बहुत डर लगता है। विशाल और दिव्या कमरा नंबर 505 की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचते ही विशाल और दिव्या ने देखा कि उनके सामने से करण टॉवल में लिपटा हुआ बाथरूम से कमरे में आता है। वहीं दूसरी ओर कमरे में वेदिका बेड पर लेटी हुई है। वेदिका को बेड पर लेटा देख करण बोलता है, तुम यहां क्या कर रही हो? वेदिका मुस्कुराती हुई करण से बोलती है, अपनी जान को देखने आई हूं। बिना कपड़े के तो तुम और भी ज्यादा कातिल लगते हो। वेदिका की बात सुनकर करण कमरे का दरवाजा खोलता है। चलो वेदिका, कमरे से बाहर निकलो। वेदिका उठकर करण के पास आती है और उसको चूमने लगती है। करण वेदिका को पीछे धकेलता है। वेदिका गुस्से से पूछती है, क्या कमी है मुझ में करण? मैं हॉट हूं, सेक्सी हूं, सुंदर हूं, और तुम्हें क्या चाहिए? करण उसे समझाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वेदिका, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ईशा से प्यार करता हूं। करण की बात सुनकर वेदिका गुस्सा हो जाती है और करण से कहती है, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना करण, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, और उस ईशा का तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वेदिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। करण बिल्कुल हैरान रह जाता है
ये क्या बकवास कर रही हो तुम वेदिका? निकलो मेरे कमरे से। वेदिका और गुस्से से अपने कपड़े फाड़ने लगती है और चिल्लाती है, हेल्प! कोई मेरी हेल्प करो! वो करण को खुद की तरफ खींच लेती है। वहीं खड़े ये सब देख रहे दिव्या और विशाल वेदिका की चालबाजी देखकर हैरान रह जाते हैं। दिव्या विशाल से कहती है, इस छोटी लड़की के कारण ये बेचारा लड़का कितना बुरा फंस गया। वहीं दूसरी ओर वेदिका करण के नाखूनों को अपने हाथों पर कसकर रगड़ती है, जिससे उसकी चमड़ी उधड़ जाती है, खून निकलने लगता है और उसके इस तरह चिल्लाने से रिजॉर्ट का सारा स्टाफ अंदर कमरे में आ जाता है। सिक्योरिटी वाले करण को खींचकर बाहर ले जाते हैं और वेदिका वहां पर मौजूद महिला स्टाफ के सामने रोने का नाटक करती है। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंचती है। करण अपनी सफाई में खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश करता है। करण कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये खुद उल्टा मेरे कमरे में घुस आई थी, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन अफसोस कि कोई भी करण की बात पर यकीन नहीं करता। विशाल और दिव्या ने देखा कि किस तरह सभी लोगों ने करण को वेदिका के रेप के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया। वहां खड़ी करण की गर्लफ्रेंड ईशा पुलिस को करण को ले जाते देखती रहती है। आज तक इतना हेल्पलेस ईशा ने कभी महसूस नहीं किया होता। ईशा रोती हुई पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मेरा करण कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। लेकिन कोई भी ईशा की बातों पर यकीन नहीं करता। ईशा फूट फूट कर रोती है, पुलिस वालों से लगातार करण को छोड़ने की गुजारिश करती रहती है। करण से लिपट जाती है। करण बार बार उसे बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया ईशा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ईशा बोलती है, मैं जानती हूं करण। लेकिन पुलिस वाले करण को ईशा से खींचकर अलग करते हैं और करण को पुलिस जीप में बिठा लेते हैं। ईशा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाती है, करण को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन पुलिस करण को लेकर वहां से चली जाती है। ईशा अपने घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोती है। ईशा का इस तरह से रोना देखकर विशाल और दिव्या के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये सब देख लेने के बाद दिव्या और विशाल फिर से रिजॉर्ट के मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर ने दिव्या और विशाल को अपने सामने खड़ा देखकर पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? विशाल कुछ बोल पाए उससे पहले ही दिव्या मैनेजर से कहती है, रूम नंबर 505 में जो रेप केस हुआ था, उस समय करण आहूजा के साथ एक लड़की ईशा भी उसके साथ रुकी हुई थी। हमें उसका फोन नंबर चाहिए। इतना सुनते ही उस मैनेजर ने विशाल और दिव्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन हम अपने किसी भी गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। और वैसे भी करण आहूजा केस को हुए कई साल बीत चुके हैं। हमने उस वक्त ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। वैसे आप लोग हैं कौन? विशाल कुछ बोल पाए इससे पहले ही दिव्या ने कहा, हम स्पेशल ब्रांच मुंबई से आए हैं। हमें इस रेप केस की तहकीकात करने के लिए यहां भेजा गया है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की, मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और वो तुरंत ही बोला, सॉरी मैडम, सॉरी सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको उस लड़की का नंबर देता हूं। कुछ देर बाद मैनेजर ने ईशा का फोन नंबर कंप्यूटर से निकालकर दिव्या और विशाल को दे दिया। विशाल और दिव्या रिजॉर्ट से बाहर आकर तुरंत ईशा को फोन करते हैं। विशाल बोलता है, हेलो ईशा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, क्यों? और आप कौन बोल रहे हैं? विशाल ने बहुत गंभीरता के साथ बोला, ईशा,
मुझे आपसे करण आहूजा के बारे में बात करनी है। विशाल और दिव्या एक कैफे में बैठे हैं जब उनके सामने एक सुंदर सी लड़की कैफे में दाखिल हुई। स्लिम फिगर, लंबे बाल, आंखों में चश्मा और परफेक्ट ड्रेसिंग स्टाइल। विशाल ईशा को देखते ही पहचान गया। ये वही लड़की है जो पुलिस के सामने करण को छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी। विशाल अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और ईशा को आवाज दी, ईशा। ईशा ने पलटकर विशाल की तरफ देखा और वो विशाल और दिव्या की तरफ बढ़ गई। विशाल ने उसके लिए कुर्सी खींची जिस पर ईशा बैठ गई। दिव्या ने ईशा को हाय कहा और फिर बोली, मेरा नाम दिव्या है और ये विशाल है। ईशा ने इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए कहा, आप लोग करण के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? तभी अचानक से विशाल और दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वही रोंगटे खड़े कर देने वाली रोने की आवाज। ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। विशाल उससे पूछता है, क्या आप अब भी इस रोने की आवाज को सुन पा रही हैं? ईशा ने हैरानी से विशाल और दिव्या की तरफ देखा। आपको भी करण के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? विशाल ने हां में सर हिलाया। ईशा ने हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दिव्या की आंखें भी नम हो गई और उसने ईशा को हौसला देते हुए उसका हाथ थाम लिया। ईशा ने टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछे और भरे गले से बोली, मैं ठीक हूं। फिर ईशा ने विशाल और दिव्या से पूछा, आप लोग हैं कौन और करण के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? विशाल ने ईशा से कहा, यह जानना जरूरी नहीं है कि हम कौन हैं। बस हम इतना जानते हैं कि करण बेगुनाह था, उसे वेदिका ने फंसाया था। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल ने आगे पूछा, जब करण भी जानता था कि वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत टिक नहीं पा रहे थे, तो उसने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया? ईशा ने सिसकियां भरते हुए कहा, उसके पापा की वजह से। दिव्या और विशाल ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। न चाहते हुए भी विशाल के मुंह से निकल जाता है, उसके पापा की वजह से? ईशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, करण के पापा ने उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं किया। वो अपने बेटे को जानते तक नहीं थे। उनको वेदिका के झूठे आंसुओं पर ज्यादा भरोसा था और उन्हें अपने बेटे के सच्चे आंसू दिखाई नहीं दिए। उन्होंने तो उल्टा ये कह दिया कि आज से मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। उसने जो काम किया है उससे मेरा सर पूरे समाज के सामने झुक गया है। मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। ईशा ने आगे कहा, लेकिन करण की मम्मी ने करण का पूरा साथ दिया और कहा, कोई कुछ भी कहे पर मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने ही करण को जेल से आजाद करवाया और उसे घर लेकर आई। लेकिन करण के घर आते ही उसके पापा ने घर का दरवाजा ये बोलकर बंद कर दिया कि ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा होता है। बस अपने पापा की यही बात करण को अंदर तक हर्ट कर गई। ईशा की बात सुनकर दिव्या और विशाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर ईशा ने आगे कहा, जब से करण जेल से छूटकर अपने घर आया, तब से सोशल मीडिया पर हर जगह करण की बुराई ही हो रही होती है। करण के सारे सोशल हैंडल्स पर लोग उसे रेपिस्ट के नाम से कमेंट करने लगे, जिस वजह से मेरा करण, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, वो निराश और डिप्रेस रहने लगा। बस यही लोगों के कमेंट्स और अपने पापा की नफरत करण बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने
सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। तो क्या होगा कहानी में आगे? विशाल और दिव्या कैसे दिलवाएंगे करण की आत्मा को मुक्ति?